Hello students, my name is Siddharth Jain, a faculty from Harcourt Butler Technical University Kanpur. This is the first lecture of Unit 4 in which we will understand about the matrix method. Okay? हम इस यूनिट में मैट्रिक्स मेथड के बारे में जानेंगे और मैट्रिक्स मेथड कितने टाइप्स के होते हैं और उसके जो एप्लीकेशंस हैं बीम, ट्रसेस और फ्रेम स्ट्रक्चर्स पे वो उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो आज की पहली क्लास में हम मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं और हम फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के बारे में, उसके एक टाइप के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स मेथड होता क्या है, फिर टाइप के बारे में समझते हैं. अगर मैट्रिक्स के बारे में जानना है कि होता क्या है बेसिकली, तो इसमें हम किसी भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को या डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात करें, वेयर मल्टीपल फोर्सेस के कारण आने वाले डिफ्लेक्शन या स्लोप या फोर्स या डिफ्लेक्शन में रिलेशन या उनकी वैल्यू को निकालते हैं जब किसी एक स्ट्रक्चर में मल्टीपल फोर्सेस एक साथ अप्लाई करते हैं तब. ठीक है ना. तो एक जनरली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने का मेथड है. तो इसमें दो तरीके के टाइप्स होते हैं. मैट्रिक्स मेथड दो तरीके के होते हैं. एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, अगर इसको सही तरीके से बात करें दैट इज ऑल्सो नोन एज ए फोर्स मेथड. तो आपके सिलेबस में फोर्स मेथड के नाम से इसको दिया गया है, फोर्स मेथड, बट इसका पॉपुलर नेम ज़्यादा पॉपुलर फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है. और स्टिफनेस मेथड की बात करें तो इसका नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट मेथड, लेकिन इसका भी पॉपुलर नेम डिस्प्लेसमेंट मेथड ना होकर स्टिफनेस मेथड है. ठीक है ना. तो हम आगे से नाम समझ लेते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी मेथड मीन्स फोर्स मेथड और स्टिफनेस मेथड मीन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड. बट हम आगे से इसको जो नोटेशन देंगे या बोलेंगे वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मेथड के बारे में बात करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है और डिस्प्लेसमेंट मेथड है. ठीक है. अब फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्प्लेसमेंट ठीक है समझ गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट समझ गए. फोर्स मतलब फोर्स, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें निकालते क्या है अल्टीमेटली, अननोन क्या है. तो जब भी हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, उससे निकालते क्या ये भी समझ लेते हैं. यहाँ फोर्स मेथड बोला गया है, इट मीन्स इस तरीके के क्वेश्चन में इस मेथड में फोर्स अननोन होता है, यानी कि जो हमें वैल्यू निकालनी होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फोर्स होती है. ठीक है, दूसरे कारणों के. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, हम फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में फोर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बेसिकली फोर्स निकालेंगे या फ्लेक्सिबिलिटी निकालेंगे. हम फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में फोर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी निकालते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मेथड. डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टिफनेस मेथड. अब फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस होती क्या है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि यहीं हमने फ्लेक्सिबिलिटी कांस्टेंट या के की वैल्यू बात की कि के सुना होगा. अब कितना फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मटेरियल है कि हम कितना लोड पुश कर रहे हैं, तो कितना बेसिकली अगर इसमें हम लोड लगाएं तो कितनी आसानी से ये एक्सटेंड हो जाए. ठीक है ना. जितनी आसानी से वो एक्सटेंड हो पा रहा है दैट मीन्स उतना वो ज़्यादा मटेरियल फ्लेक्सिबल है. ठीक है. मीन्स ऐसा नहीं है कि वो एक्सटेंड होता चला जाए, एक्सटेंड होने के बाद दोबारा रिगेन कर ले, अच्छी तरीके से कवर करे, तो उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल. स्टिफनेस का मतलब स्टिफ है, कितना कड़ा है, हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो कितनी मुश्किल से वो एक्सटेंड हो पा रहा है, दैट मीन्स वो स्टिफ ज़्यादा है. ठीक है. तो आपको स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का छोटा छोटा मतलब समझ में आ गया होगा. अब हम इस मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो बेसिकली आपको अपने एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. तो तो अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, अब एक चीज़ और समझ में आ रही है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है जिसको हम अगर फ्लेक्सिबिलिटी है वो स्टिफनेस के अपोजिट काम कर रही है. मतलब जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मटेरियल की होगी उतनी कम स्टिफनेस होगी. समझ में आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है. तो फ्लेक्सिबिलिटी को हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टिफनेस. ठीक है, स्टिफनेस. और अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को एफ से, स्टिफनेस को के से, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/k या के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f. ठीक है. तो अगर किसी क्वेश्चन में हमको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स पता पड़ जाती है तो क्या हम उस क्वेश्चन में स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स है. तो अगर हम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में के मैट्रिक्स का फॉर्म पता पड़ गया, के मैट्रिक्स पता पड़ गया, तो हम हमेशा
फ्लेक्सिबिलिटी मेथड निकाल सकते हैं बाय गेटिंग द इनवर्स वन। मीन्स अगर हम स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालनी है या फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालनी है, मान लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स पता है, स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालनी है, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स कर देते हैं, तो जो मैट्रिक्स हमको मिलती है दैट इज विल बी द स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके कारण आने वाले पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। पैरामीटर्स मीन्स कि हम यहाँ पर क्या क्या टर्म यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें या फोर्स बात करें, तो स्प्रिंग के केस में हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसमें फोर्स लगाया जा रहा है F, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है K, और इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है दैट फोर्स के कारण K डेल्टा, तो इनके तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है आपको पता होगा, द रिलेशन विल बी द फोर्स इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा, जहाँ K स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है। अब स्टिफनेस केवल स्प्रिंग की नहीं होती है, वो किसी मटेरियल की हो सकती है, तो यहाँ पर कोई बीम हो सकता है या कोई दूसरा स्ट्रक्चर मेंबर हो सकता है जिसकी स्टिफनेस पर्टिकुलर कुछ हो। तो अगर यहाँ पर अगर स्टिफनेस की बात करें तो स्टिफनेस हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी फोर्स बाय डेल्टा। बस अब यहाँ से आप स्टिफनेस को डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से स्टिफनेस को डिफाइन कर सकते हैं कि हम यहाँ पर निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस, तो डेल्टा क्या काम करेंगे, तो अगर इसको डिफाइनाइज करें तो स्टिफनेस इज अ फोर्स विच इज गवर्न बाय द यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्टिफनेस एक फोर्स है जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट के कारण आता है। तो इसको लिखना चाहेंगे तो ये क्या है, ये बेसिकली एक फोर्स है जो किसके कारण आता है, किसी भी स्ट्रक्चर में यूनिट डिस्प्लेसमेंट के कारण, तो इट इज द फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यही कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर के बारे में या डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फोर्स के बारे में समझ गया होगा, फोर्स कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, तो इसका उल्टा हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मीन्स के का उल्टा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा डेल्टा बाई पी। तो इसको किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी मटेरियल की, किसी भी मेंबर की फ्लेक्सिबिलिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट फोर्स। जिस तरीके से हम स्टिफनेस की बात कर रहे हैं, स्टिफनेस इज द फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, उस तरीके से बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को 1 कर देते हैं तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम्स आउट टू बी डिस्प्लेसमेंट बाई फोर्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज, या इसको हम इस तरीके से बोल देते हैं, इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट फोर्स। ठीक है, अब अकेला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ही फोर्स पैरामीटर, डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर नहीं होते हैं। फोर्स की अगर बात करते हैं तो फोर्स के साथ साथ मूवमेंट भी आ सकता है। मूवमेंट हम को भी एक फोर्स पैरामीटर ले सकते हैं, वो फोर्स नहीं है लेकिन एक फोर्स पैरामीटर है। कैसे, अगर हम फोर्स की बात करते हैं, कोई लोड की बात करते हैं P, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर होगा तब वो हमारे पास डेल्टा डिफॉर्मेशन। लेकिन जब हम फोर्स पैरामीटर मूवमेंट की बात करते हैं M, तब जो डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर होगा वो होगा स्लोप थीटा। ये सभी जानते हैं कि फोर्स के कारण आता है डिस्प्लेसमेंट, ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन किसी बीम में अगर हम मूवमेंट हम देंगे, कुछ भी देंगे या मूवमेंट दे रहे हैं जिसका रोटेट होने की कोशिश करेगा और वहाँ पर आएगा हमारे पास थीटा, अल्टीमेटली यहाँ आएगा थीटा। ठीक है, थीटा। तो जब भी फोर्स पैरामीटर की बात की जाए, P की बात की जाए लोड की, तब थीटा डेल्टा आएगा, और M की बात की जाए तो थीटा आएगा। तो दैट विल द फोर्स पैरामीटर एंड द डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर्स। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, अब हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करने से पहले हम उस मैट्रिक्स सभी जानते हैं, इस तरीके का कुछ होता है, मैथ में आप सभी पढ़े होंगे, मैट्रिक्स इस तरीके से होता है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर पर्टिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी मेथड की बात, मैट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर का मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर उसको बोलते हैं कॉलम, अगर हम इसको डिनोट करना चाहें तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड कुछ इस तरीके से बनाई जा सकती है, F I J। अगर हम
3/3 की एक मैट्रिक्स बनाना चाहें तो दैट विल बी 1 1, दैट इज 2 1, दिस कंपोनेंट 3 1, F12, F13, F22, F23, F32, F33, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी एक स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। स्क्वायर का मतलब है कि जितनी नंबर ऑफ हमारे पास रो होंगी उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम होंगे। तो आपको कितना दिख रहा है, जैसे तीन नंबर रो हैं और 3 नंबर की कॉलम है, तो यहाँ पर एंड में हम 3/3 लिख देते हैं। इट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने नंबर ऑफ रो हैं। ये हमेशा 3/3, 2/2, 4/4, 5/5 ही टर्म्स में होगी, कभी 2/3 या 3/2, 4/3 या 3/4 के टर्म्स में नहीं होगी, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है, ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है, इस डायगोनल के दोनों तरफ, इस डायगोनल के दोनों तरफ के जो मेंबर्स हैं वो रिस्पेक्टिवली सेम होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर F12 की बात कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू द F21, F13 की बात कर रहे हैं इट इज ऑलवेज इक्वल टू द F31, ठीक है। इसी तरीके से F32 की बात कर रहे हैं या 23 की बात कर रहे हैं, ये हमेशा इक्वल होगा 23 का। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, इस डायगोनल के दोनों मेंबर सेम होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है ऑल द एलिमेंट्स, ओके, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डिनोटेड बाय Fij। तो Fij से डिनोट कर रहे हैं, जहाँ I क्या बताता है, J क्या बताता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब I और J क्या बताता है, I क्या बताता है, ठीक। अगर हम Ij के बारे में बात करें, ठीक है, Ij के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ पर Fij लिखना चाहें, Fij लिखना चाहें तो I क्या बताता है, J क्या बताता है। अगर हम I की बात करें पर्टिकुलरली तो I बताती है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ith डायरेक्शन, ठीक है। I बताएगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ith डायरेक्शन, ठीक है। और J क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ध्यान रखना ये I और J दोनों अलग अलग चीज़ें बताती हैं। अगर I हमको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है तो पर्टिकुलर J हमको फोर्स बताएगा। यहाँ ध्यान रखना, जब भी हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो पहला टर्म जो I है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा और J है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो हमारा J क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ। अब हम ये भी जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में फोर्स कितना लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में फोर्स कितना लगता है हम देख के आए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में फोर्स हमेशा लगता है यूनिट लोड। तो हमारी जो डायरेक्शन होगी जे क्या होगी, जे डायरेक्शन होगी फोर्स की, कौन से फोर्स की, यूनिट फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ यूनिट लोड इन जे डायरेक्शन, ओके, ठीक है दैट डायरेक्शन। अगर हम कोई एग्जांपल समझना चाहें, अगर F11 से समझना चाहें, इसका मतलब F12 समझना चाहें तो ज़्यादा आसानी होगी। F12 से समझना चाहें कि F12 क्या बताएगा, F12 क्या बताएगा, तो F12 क्या बताएगा, F12 ये बताएगा दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, या दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 1, this is a displacement in direction 1 due to unit load in direction 2। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। F12 में से बताएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो 1 डायरेक्शन में है, किसी कारण जो लोड लग रहा है वो 2 डायरेक्शन में। 2 क्या है, 1 क्या है, फोर्स मेंबर है, जो हम समझाएंगे आपको धीरे धीरे, ठीक है। अब अगला पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। अगला पॉइंट समझ लेते हैं कि ऑल एलिमेंट इन द टर्म आर स्लोप और डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, या वो डिस्प्लेसमेंट होगा या स्लोप होगा। स्लोप होगा तो वहाँ पर जो फोर्स मेंबर होगा वो क्या होगा, वो हमारा मूवमेंट, ठीक। अगला पॉइंट समझ लेते हैं,
ठीक। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स F11, F22, F33 आर नॉन जीरो नॉन नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड की जो डायगोनल एलिमेंट है जिसके अबाउट सिमेट्रिकल हम देख रहे हैं ये हमेशा नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव। मतलब ये जीरो भी नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते, तो क्या हो सकते हैं? तो हमेशा ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट होंगे हमेशा नॉन नेगेटिव नॉन जीरो मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये अगली प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, ये चार प्रॉपर्टी बेसिकली जनरल प्रॉपर्टी थी। इसके बारे में थोड़ी सी एक दो प्रॉपर्टीज और उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमेशा स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए बनाई जाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हमेशा स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए बनाई जाएगी। जो ऑर्डर होगा किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी मेथड का वो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी बताएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। यानी कि अगर हमारे पास 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, 3/3 की कोई मैट्रिक्स है या 2/2 की कोई मैट्रिक्स है, यानी कि इसकी DS स्टैटिक डिटर्मिनेसी हमारी कितनी है? 3 है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स बनाई चाहिए थी तो इसकी स्टैटिक डिटर्मिनेसी क्या होनी चाहिए थी? उसकी 3 होगी। ठीक है, डिटर्मिनेसी क्या होती है, इंटरमिनेसी क्या होती है, ये आपको पहली क्लासेस में अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक, अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं चीज़ों को। एक हम बीम ड्रॉ करने जा रहे हैं, उसको समझते हैं। ठीक, ओके। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने दो चीज़ें ली, एक हमने पॉइंट 1 लिया, एक पॉइंट 2 लिया। ठीक है, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। ठीक, दिस इज पॉइंट 2 और इस पर्टिकुलर पॉइंट 2 पर हमने एक यूनिट लोड अप्लाई किया। इस यूनिट लोड के कारण इसका कोई डिफॉर्म शेप बनेगा। हम सभी जानते हैं डिफॉर्म शेप बनेगा। वो क्या होगा? कुछ इस तरीके कुछ इस तरीके का डिफॉर्म शेप होगा। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी से। यहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी से। तो अगर हम इस यूनिट लोड की बात करें तो यहाँ पर यूनिट लोड लग किस पॉइंट पर रहा है? हमारे 2 पॉइंट पर लग रहा है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसका आएगा? 2 पॉइंट का ही आएगा। तो इस स्टिफनेस को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? F22। बट अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? इसको हम क्या लिखेंगे? F21 लिखेंगे या 12 लिखेंगे? इसको लिखा जाएगा F12। क्यों? क्योंकि हमने अगर इसको समझना चाहें तो यहाँ क्या बोला था कि I बताएगा हमको डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट पर हो रहा है? 1 पॉइंट पर, ड्यू टू द यूनिट लोड एट 2। तो इस पर जो स्टिफनेस आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज F12। और हम जानते हैं कि ये 2 पॉइंट है तो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी? इसकी मैट्रिक्स 2/2 की बनेगी। और हम जानते हैं कि 2/2 में दोनों मीन्स F12 और F21 बराबर होंगे। तो चीज़ें निकल आती हैं तो हमारे पास आसानी होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक, ये होगा क्या? ये अल्टीमेटली होगा क्या? ये होगा डिस्प्लेसमेंट एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 2। ठीक है, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स को हम पूरा करते हैं अपना। ठीक, अब सबसे हम स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात करें तो क्या बनती है? वो F11, F12, F21, F22। ठीक है, F12, F21 बराबर होंगे, उसको निकालने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें F11 की तो F11 की वैल्यू कितनी होगी? कि यहाँ पर कोई लोड है नहीं है, तो लोड नहीं है तो इससे कारण को डिस्प्लेसमेंट आएगा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। लेकिन क्या F22 की वैल्यू हम बता सकते हैं? अगर इसका स्पान हम L मान लेते हैं, लेंथ L मान लेते हैं, तो F22 की वैल्यू बता सकते हो आप कितनी होगी? F22 की वैल्यू हम सभी जानते हैं, या इस स्पान को हम L मान लेते हैं, इस स्पान को हम A मान लेते हैं। ठीक है, F22 की वैल्यू क्या होगी? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर लोड लगा रहे हैं, मीन लोड मान लेते हैं P, तो ये हो जाएगा P/L3/3 EI। P हटा देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी L3/3I, दैट इज F22। F12 की बात करेंगे। F12 का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट एट 1 ड्यू टू द लोड एट 2। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? कोई बता सकता है?
डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से एक दूसरे तरीके से समझ ले तो आसानी होगी आपको। ये लेंथ L नहीं मानते हैं हम, L लेंथ मानते हैं केवल इस स्पान की, अब ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये L ना हो के हो जाएगी L प्लस ए का होल क्यूब, ठीक है, ओके, L प्लस ए का होल क्यूब, ठीक है। अब F12 की बात करते हैं, तो F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कितना, पी ए क्यूब बाई 3ai, ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ एक लोड लग जाएगा P इंटू एल, यहाँ अगर इसका ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर ये यूनिट लोड भी आ जाएगा और यहाँ एक लोड मूवमेंट भी आ जाएगा, दैट टर्म्स आउट P इंटू एल। तो मूवमेंट के कारण यहाँ पर स्लोप होता है, हम जानते हैं पी एल इंटू ए क्यू ए स्क्वायर अपॉन 2EI, तो ये बन जाएगा हमारे पास, P हटा देंगे, A अपॉन 3EI प्लस एल ए स्क्वायर अपॉन 2EI। दिस इज द स्टिफनेस F12 और F21 की वैल्यू जानते हैं बराबर होगी, तो जो स्टिफनेस मैट्रिक्स हमारी इन सारी वैल्यू को पुट करके यहाँ पर आ जाएगी। हम इसके बड़े एग्जांपल्स की बात करेंगे जिसको अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एक प्रोसीजर के बारे में, जिससे समझते हैं कि हम इसको एक बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया हमारा मेथड इंट्रोडक्शन, लेकिन अगर हम कोई क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं, क्योंकि इसको सबसे अच्छा तरीका है समझने का एक क्वेश्चन के मीडियम से, तो हम क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन को हम समझेंगे, कुछ स्टेप्स समझेंगे, देन हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो हमेशा जब भी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम कॉलम बाई कॉलम किसी भी कॉलम बाई कॉलम को सॉल्व करते जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, कॉलम को सॉल्व करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारे पास कोई स्टिफनेस मैट्रिक्स है, ठीक है, F11 F21 F31 डॉट डॉट, ठीक है, हम जानते हैं कि ये इसका मतलब है कि लोड डिफ्लेक्शन एट 1 ड्यू टू लोड एट 1, डिफ्लेक्शन एट 2 ड्यू टू लोड एट 1, डिफ्लेक्शन एट 3 ड्यू टू लोड एट 2। तो यहाँ पर हमेशा लोड की वैल्यू सेम रहेगी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लोड लग रहा है, उस पॉइंट के कारण अलग अलग पॉइंट्स पर किस तरीके से डिफ्लेक्शन आ रहे हैं उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे, इसीलिए हम कॉलम बाई कॉलम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोड अप्लाई करते हैं, यूनिट लोड अप्लाई करते हैं इन वन डायरेक्शन विदाउट अप्लाइंग इन लोड इन एनी अदर डायरेक्शन एंड कैलकुलेट डिफ्लेक्शन इन अदर ऑर्डिनेट्स। सिंपल, हम सारे लोड को हटा देते हैं, केवल वन को देखते हैं, ठीक है, उससे कारण अलग अलग पॉइंट्स पे क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको निकाल लेते हैं, तो हमारे पास एक कॉलम सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरे कॉलम के लिए वही मेथड अप्लाई करते हैं कि सेकंड डायरेक्शन में जो लोड आ रहा है उसको अप्लाई करते हैं, बाकी हटा देते हैं, और जिससे कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है अदर डायरेक्शंस में या अदर पॉइंट्स पे उसको सॉल्व कर लेते हैं और उसकी सेकंड कॉलम सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट कॉलम सॉल्व करते करते हम पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, सॉल्व कर पाते हैं। अब हम लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी फोर्स के करस्पॉन्डिंग बात की जाएगी वो हम डेल्टा की बात करेंगे, और जब भी मोमेंट के करस्पॉन्डिंग बात की जाएगी वो हम थीटा की बात करेंगे, ये आपको सभी को याद रखना है, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे डील किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज ए कैंटिलीवर बीम इन विच देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोड इज अप्लाइंग। फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ अ कैंटिलीवर बीम इज स्मॉल एल, ठीक है, यहाँ पर लोड लगाया जा रहा है वन डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, यहाँ पर एक मूवमेंट लगाया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज इन टू डायरेक्शन, ठीक है। तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास F11 F12 F21 F22, ठीक है। तो हमने क्या अभी बात की थी कि जब भी हम सॉल्व करेंगे इस फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को तो कॉलम बाई कॉलम सॉल्व करेंगे, कॉलम बाई कॉलम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले कॉलम की बात करते हैं, पहले कॉलम की बात करते हैं तो हम दूसरे वाले को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, मीन्स हम भूल जाते हैं, लेकिन उसको पता जी देखेंगे डायरेक्शन क्या है। अब पहला वाला क्या आ रहा है, पहला वाला हमारा लोड आ रहा है, ध्यान रखना लोड है, तो लोड के कारण क्या आएगा, लोड के कारण आएगा डिफ्लेक्शन। दूसरा वाला क्या है, कौन सा टाइप का फोर्स है, दूसरा टाइप पे हमारे पास मूवमेंट है, तो मूवमेंट के कारण हमेशा ध्यान रखना मूवमेंट के कारण क्या आता है,
वुंड का डिफॉर्मेशन डेल्टा नहीं आता है, स्लोप आता है थीटा, स्लोप आता है थीटा। तो जो सेकंड वाला जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो इन टर्म्स ऑफ थीटा होगा, थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो पहले की सिंपल बात कर लेते हैं। अगर हम F11 निकालना चाहें तो F11 इज ए फोर्स ड्यू टू द फोर्स डिफ्लेक्शन इज फर्स्ट पॉइंट ड्यू टू द फर्स्ट डायरेक्शन ड्यू टू द लोड एट फर्स्ट डायरेक्शन। तो ऊपर तरफ जा रहा है, ठीक है, हमारे पास तो फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी तो पी एल क्यू अपन 3i होता है, लेकिन पी हट जाएगा तो हो जाएगा L3/3EI, ठीक है। ये आ गया F11, ठीक है। इस तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें, यानी कि पहला कॉलम हो गया, इसकी बात करें F21 की, तो F21 कैसे निकलेगा। अब F21 का मतलब दोबारा समझ लीजिए, F21 का मतलब होता है डिफॉर्मेशन इन टू डायरेक्शन ड्यू टू द लोड इज वन डायरेक्शन। अब लोड ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर की तरफ लगने के कारण टू डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन क्या आना चाहिए, यहाँ एक स्लोप आएगा। अगर इसको हम बनाना चाहें इस तरीके से, तो ये कहलाएगा हमारा F11 और ये कहलाएगा, या फिर हम ये कहलाएगा हमारा F21। तो ये कितना होगा ड्यू टू द लोड 1। तो अपर डायरेक्शन में हमारे पास अगर कोई फोर्स लग रहा है, इसके कारण स्लोप कितना होता है वो हम जानते हैं, PL²/2EI। तो P हट जाएगा तो हो जाएगा L²/2EI, ठीक है। तो ये हमने पहला कॉलम सॉल्व कर लिया है, बाकी कॉलम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ये कैसे बनेगा फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। इसको कंप्लीट करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास के देखेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।